भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थीं। आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ हाँ, हमें पता है। बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं। आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए? हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी, उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी? तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा? सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का? 1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है, घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ। समझ में आई गवा? और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे। आलोकनाथ उन सब को डरा धमका कर वहां से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है, और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं।
आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है, तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है, हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही। कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा, शुरू में ही सब तय कर लो। क्या कैसे करोगी तुम तीनों? उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगी, और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती है। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं। पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी, आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में। और आपके ये फुलके, ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं, और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांभर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है, आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया, तब वो भी ई चेहरे पे मुस्कान और मनमा निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे, और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो, यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं। एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं, और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है, और साथ में मटकी कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चखकर कहता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं,
तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए। पूनम अपनी सास त्रिवेणी के साथ रहती थी। पूनम एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती थी और उसे अपनी नौकरी का बहुत घमंड भी होता है। त्रिवेणी को हर कोई बहुत ताने कसता रहता क्योंकि उसे गिनती और पढ़ना लिखना नहीं आता था। सबके ताने सुन सुनकर त्रिवेणी परेशान हो जाती है और एक दिन वो रात का खाना खाते समय अपने घर वालों से कहती है, भूषण जी, मिहिर बेटा, पूनम बहू, मैंने एक फैसला लिया है। मैं अब से स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई लिखाई करूंगी। व्हाट माँ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपको पता भी है आप कहाँ जाने की बात कर रही हो? अरे स्कूल कोई मजाक नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठाकर कहो कि अब मैं स्कूल जाने वाली हूँ। त्रिवेणी जी, ये अचानक से क्या बोल रही हैं आप? हाँ माँ। तभी भावुक होकर त्रिवेणी कहती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मुझे गंवार अनपढ़ कहता रहता है। यहाँ तक कि इस पूनम बहू ने भी मुझे कई बार ताने दिए हैं कि माँ जी, आपको तो दूध वाले का, धोबी वाले का, सब्जी वाले का भी हिसाब किताब करना नहीं आता। आप कितनी बड़ी डफर हो। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरी अधूरी पढ़ाई को अब मैं पूरा करके रहूंगी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। सीरियसली माँ जी, आप कुछ भी बोल रही हो, आप कुछ भी बोले जा रही हो। पूनम, चुप रहो। अगर त्रिवेणी जी ये चाहती हैं तो यही होगा। वैसे भी वो कोई गलत नहीं, अच्छा ही काम करने जा रही हैं, जिसमें उनकी भलाई है। यस माँ, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं, मैं भी सहमत हूँ। इस तरह भूषण और मिहिर दोनों मिलकर त्रिवेणी का एक स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन इस सब से पूनम को बहुत जलन होती है। इस बुढ़िया को तो मैं किसी भी हाल में पढ़ने नहीं दे सकती। अगर ये भी पढ़ लिख गई तो क्या फर्क रह जाएगा इसमें और मेरे में? मेरा दबाव भी कम हो जाएगा। नहीं नहीं पूनम, डू समथिंग पूनम, डू समथिंग। त्रिवेणी अगले दिन से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे त्रिवेणी पर बहुत हंसते हैं। अरे ये देखो, ये दादी अम्मा स्कूल स्टूडेंट बन के आई है। अरे आंटी जी, यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये कितनी फनी लग रही है इस यूनिफॉर्म में। आंटी, आप स्कूल में नहीं सर्कस में जाइए। बच्चों के ताने सुनकर त्रिवेणी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछ देती है और मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठती है। वेलकम न्यू स्टूडेंट त्रिवेणी, ये हमारे क्लास की नई स्टूडेंट है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। त्रिवेणी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। कुछ बच्चे तो त्रिवेणी पर नकली छिपकली फेंकते हैं और उसके साथ मस्ती करते हैं। छिपकली! त्रिवेणी, ये क्या बदतमीजी है? जाओ, कान पकड़ो और क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। लेकिन टीचर जी, मेरी कोई गलती ही नहीं है। ये छिपकली पता नहीं कहाँ से किसने फेंकी। टीचर त्रिवेणी की एक नहीं सुनती और उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही बच्चे त्रिवेणी को परेशान करते रहते हैं। एक दिन जब त्रिवेणी नहाने जाती है, तभी पूनम उसके कमरे में आकर त्रिवेणी के स्कूल यूनिफॉर्म पर जलती हुई गरम इस्त्री रख देती है। अब इस जले हुए यूनिफॉर्म को देखकर बेचारी मेरी सास स्कूल जा ही नहीं पाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे करूंगी ना मैं, जिससे ये बुढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाएगी। त्रिवेणी जब अपने यूनिफॉर्म को जला हुआ देखती है, तभी उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अपना दूसरा यूनिफॉर्म सेट निकालती है और उसे पहनकर बाहर आती है। ये क्या? इसका यूनिफॉर्म कैसे ठीक हो गया? इसके यूनिफॉर्म को तो मैंने अपने शुभ हाथों से काम तमाम किया था। दरअसल वो आज मेरा यूनिफॉर्म जल गया। अच्छा हुआ कि भूषण जी ने दूसरा यूनिफॉर्म सेट भी लाया हुआ था, वही पहन लिया। हाँ त्रिवेणी जी, चलिए जल्दी कीजिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। अपना टिफिन और वाटर बॉटल बैग में रख लीजिए। पूनम की ये चाल नाकामयाब रह जाती है।
फिर एक दिन पूनम कैंची से त्रिवेणी के सारी किताबें फाड़ देती है, काट देती है, जिसके बाद उन्हें देखकर त्रिवेणी रोने लगती है। देखिए ना भूषण जी, ये मेरी सारी किताबें फट गई हैं, या लगता है किसी ने फाड़ी है या काटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यानाश कर दिया मेरी किताबों का, पता नहीं किसने किया। आप रोना बंद कीजिए त्रिवेणी जी, शायद स्कूल के किसी शरारती बच्चे ने की होगी ये घिनौनी हरकत। आप शांत हो जाइए। माँ जी, आपको तो मैंने पहले ही वार्न कर रखा था, ये स्कूल वूल आपके बस की बात नहीं है। अब बच्चे बदमाशियां नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हाँ, एक 50 साल की बुढ़िया अगर छोटे बच्चों की तरह स्कूल में जाएगी तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पूनम, एनफ, अब तुम अपना फालतू का लेक्चर शुरू मत करो। मिहिर त्रिवेणी को नई किताबें लाकर देता है और फिर त्रिवेणी उनसे अपनी पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये जो मेरा पति मिहिर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर मुझे तेवर दिखा रहा है ना, इसकी सारी अकल ना मैं 1 मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। इडियट, नॉनसेंस कहीं का। और तो और त्रिवेणी की बच्ची, तेरी तो खैर नहीं। फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं ना इस बुढ़िया के, अब देखना ऐसा कलेश करूंगी ना फाइनल एग्जाम के दौरान कि ये फेल हो जाएगी और फिर इसका सपना भी टूट जाएगा। त्रिवेणी अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जान लगा देती है, रात भर जाकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसके फाइनल एग्जाम्स के आखिरी पेपर के दिन ही पूनम उसके नाश्ते में नींद की दवा मिला देती है। अब देखना इस नाश्ते को खाने के बाद पेपर लिखते वक्त मेरी प्यारी सास कैसे नींद काफूर हो जाएगी तुम्हारी, और पेपर अधूरा ही रह जाएगा। ऑल द बेस्ट माँ जी। पूनम वो नाश्ता त्रिवेणी को परोसती है और त्रिवेणी उसे खा लेती है, लेकिन त्रिवेणी अपना पूरा पेपर लिखने के बाद सो जाती है। और फिर रिजल्ट के दिन त्रिवेणी और भूषण स्कूल में रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं। तभी उस दिन मैंने पेपर पूरा लिखा था, पर फिर मैं सो गई थी, पता नहीं क्या होगा। माता रानी प्लीज साथ दो, इतने महीनों की मेहनत थी मेरी, ये मेरे जीवन का आखिरी मौका है, इसमें हार गई तो टूट जाऊंगी। वहीं घर पर पूनम आराम फरमाते हुए ये सोच रही होती है, लगता है अब तक तो उस बुढ़िया को पता चल ही गया होगा कि वो बुरी तरह फेल हो गई है। अब बस उसकी रोनी सूरत देखने को बेताब हूं मैं। हाय, जल्दी आ जाओ, बड़ा बोर हो रही हूं मैं, मुझे एंटरटेनमेंट की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी पूनम को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है। पूनम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है? पिछले कुछ टाइम से तुमने इतना बैड परफॉर्मेंस दिया है कि अब मैंने ये फुल एंड फाइनल फैसला ले लिया है कि अब तुम हमारी कंपनी में तो क्या, बिजनेस वर्ल्ड के किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। एंड आई विल मेक दैट श्योर यू गेट इट। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। पूनम रोने लगती है और तभी वहां पर वो घर की खिड़की से देखती है कि मिहिर और भूषण त्रिवेणी को मिठाई खिला रहे हैं और स्कूल में फर्स्ट आने की बधाई दे रहे हैं। पूनम ने अपनी सास त्रिवेणी को नीचे गिराने के चक्कर में अपना काम पर ध्यान ही नहीं दिया और इसीलिए आज वो हर तरफ से बस प्रॉब्लम में ही थी। वहीं सास त्रिवेणी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनती है। सोमनगर कहकर एक गांव था जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है माता के जगराते में, और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह, क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं आपके गले में, यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर। अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है।
अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया, वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ सही कहल रही ना? हाँ अम्मा, जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी है। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। अब बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उनका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे। ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं। उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ये फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन इका इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? कारे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ। वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर बबुआ, तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना, वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु? हाँ मुन्ना के बापू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह बहुत बढ़िया नींद आई। मजा आएगा वाह। हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं। सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बापू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है, अम्मा, माए, बापू, ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे रे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे। अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नाही है। ए मुन्ना, जा
जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ माँ, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओ गॉड, मेवालाल ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईका अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम। नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में ही एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। सोनपुर कहकर एक गांव में नरेश नामक एक गरीब कुम्हार रहा करता था, जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर मटके तैयार करता और उन्हें सजाकर बाजार में जाकर बेचता। मटके ले लो, मटके, सुंदर सुंदर मटके। ये ऐसे घड़े हैं जिनमें पानी इतना ठंडा और शुद्ध रहेगा कि आप हर रोग से मुक्त हो जाओगे। मटके ले लो, मटके। वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सजावट वाले मटके हैं। हमका 2 दे दो। हमरे घर में जौन मटका है वो टूट गया है। हाँ, अच्छा, ये लीजिए आपका मटका। अरे नरेश, जरा 2 छोटे छोटे मटके तो देना। वो कांच की छोटी छोटी बिंदियों से सजाए हुए एकदम बढ़िया मटके बनाते हो यार तुम। एकदम सही कहते है ई पनवाड़ी। ई के दुकनवा में भी एक ठो ऐसन खड़ा रख दे तो हार मटका बहुत ही खराब हुई गवा है। हाँ काका, मैं मेरे पान की दुकान के लिए ही ले रहा हूँ ये। नरेश के बनाए मटकों की सभी प्रशंसा करते रहते और खूब खरीदी भी होती है। नरेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही रहता और अकेले ही अपना पेट पालता। नरेश बहुत बड़ा पूजा पाठी होता है। वो दिन रात माता रानी का नाम जपता रहता और उनकी पूजा आराधना करता। सांझ हो गई है, चलो दिया प्रज्वलित कर देता हूँ। जय हो अम्बे मैया की। एक दिन नरेश जब अपनी रेहड़ी को चलाते हुए एक सड़क से गुजर रहा होता है, तब अचानक से एक बड़ी ट्रक सामने से आती है और वो उसकी रेहड़ी को ठोकते हुए जाती है, जिसके कारण उसके सारे मटके टूटकर बर्बाद हो जाते हैं और नरेश भी उस धक्के से नीचे गिरता है और उसके हाथ पर एक बड़ा सा विशाल पत्थर गिर जाता है। मेरा हाथ। नरेश जैसे तैसे साहस और हिम्मत जुटाकर उठता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है, नरेश, तुम्हारे हाथ की हड्डियां तो टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो गया है और अब तुम्हारा हाथ कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन हड्डियों को जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी रोजी रोटी मेरे हाथों के कारण ही चलती है। मैं एक कुम्हार हूँ और एक कुम्हार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके हाथ ही होते हैं। अगर वो ही नहीं रहे तो फिर मैं मटके कैसे बना पाऊंगा? वो तो अब मैं नहीं बता सकता नरेश। तुम कोई और नौकरी देख लो जिसमें हाथ से कोई काम ना हो। अब और कर ही क्या सकते हैं?
बेचारा नरेश हताश होकर अपना फ्रैक्चर्ड हाथ लिए वहां से निकल जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में देवी माँ का एक मंदिर दिखता है। वो उसमें जाता है और देवी माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है। हे देवी माँ, आप तो जगदम्बा हो, सृष्टि की निर्माता हो। हे पहाड़ों वाली, हे जोता वाली, हे मेहरा वाली, मेरे संकटों को दूर कर दो। ये कैसी अनहोनी आन पड़ी है मेरे जीवन में, अब मैं कैसे जीऊंगा एक टूटे हुए हाथ के साथ? बताइए माता रानी। नवरात्रि का पावन पर्व आता है और तभी पूरे गांव में जगमगाहट फैल जाती है। गांव में हर गली मोहल्ले में दुर्गा पूजा के पंडाल और गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है और नरेश भी पूरी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करता है। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। मेरी माता रानी जरूर मेरी पीड़ा का मार्ग देंगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नरेश अपने एक हाथ से जैसे तैसे एक मटके को सजाता है और उससे घट स्थापना करता है और वो 9 दिन का व्रत भी रखता है, जिसमें वो सिर्फ लौंग के सहारे रहता है और ना तो जल धारण करता है ना ही भोजन। सुबह शाम माता रानी के आगे बैठकर उनके भक्ति गीत गाता है और एक हाथ से ही सारा काम करता है। चलो अब बाकी की पूजा पाठ तो हो गई, बस धूप और अगरबत्ती जलाकर मैं सीधे माता रानी के भोग प्रसाद की तैयारी करता हूँ। एक ही हाथ से वो शीरा भी बनाता है। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और कन्या पूजन के वक्त वो चिंता में पड़ जाता है। मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? कैसे बनाऊंगा कन्याओं का भोजन? कैसे करूंगा कन्या पूजन? तभी नरेश को अपनी अलमारी में एक बक्सा मिलता है जिसमें उसने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अरे ये पैसे तो मैंने कई साल पहले इकट्ठा कर रखे थे। चलो अच्छा है, मुसीबत के दौरान माता रानी ने मदद कर ही दी। उन पैसों से नरेश राशन लाता है और शीरा, चना और पूरी का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ाता है और 9 छोटी छोटी कन्याओं को भी खिलाता है। काका, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने एक हाथ से कैसे बनाया? हाँ नरेश चाचा, बताइए ना। बच्चियों, जब मन में भरपूर श्रद्धा और विश्वास हो तो अपने आप सारे काम हो जाते हैं, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। नरेश कन्या पूजन करता है और उनकी कन्याओं के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और फिर इस तरह वो नवरात्रि की पूजा पूरी करता है। नवरात्रि के पूरे होते ही नरेश पूरे गांव में नौकरी की तलाश करता है। कई जगहों पर जाने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। नहीं नहीं, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। अरे तुम क्या काम करोगे अपने इस अपाहिज हाथ से? हाँ, पहले जाकर अपना हाथ ठीक कराओ और फिर अपनी बैंगन जैसी शक्ल लेकर नौकरी ढूंढो। ना जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं ऐसे लोग। चलो जाओ यहां से अब। लेकिन मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक। वो सेठ नरेश के मुंह पर अपनी दुकान का दरवाजा बंद करता है। ऐसे ही सब लोग नरेश को उसके टूटे हुए हाथ के कारण नौकरी पर नहीं रखते। बेचारा उदास नरेश एक पेड़ की छाया में बैठकर रोता है। माता रानी, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई शानो शौकत भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे। मुझे बस ऐसी नौकरी लगवा दो जिसमें मेरे टूटे हुए हाथ के बावजूद भी मैं सही से काम कर सकूं। कृपा कीजिए माता रानी, कृपा कीजिए, थोड़ी सी कृपा। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन नरेश को कहीं भी नौकरी नहीं लगती। सर जी मैं आपके ऑफिस में काम कर सकता हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपके यहाँ चौकीदार की जरूरत है, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अबे ओ घोंचू, अकल क्या घास चरने गई है तेरी? अरे चौकीदार का हाथ टूटा हुआ होगा तो ऐसे में कोई भी गुंडा मवाली या चोर आकर तुझे 1 मिनट में कुचल देगा। तू क्या करेगा रे नौकरी? हाँ, बेवकूफ बंदर कहीं का। सर जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए ना। मैं वादा करता हूँ कि मैं। नरेश विनती कर ही रहा होता है कि तभी अबे चल जा यहाँ से। वो अमीर आदमी नरेश को धक्का मारकर ढकेल देता है और नरेश सीधा अपने फ्रैक्चर्ड हाथ के बल गिरता है और जोरों से दर्द के मारे चीखता है। मेरा हाथ, माता रानी। नरेश के हाथ से खून बहने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है।
नरेश वहाँ से उठकर अपने घर के रास्ते जाता है और उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तब वो उठकर खड़ा होता है और आसपास देखता है, और जब वो अपने फ्रैक्चर्ड हाथ को देखता है तब वो महसूस करता है कि उसे अब दर्द हो ही नहीं रहा। वो अपना टूटा हुआ हाथ आसानी से हिला पा रहा है और मूवमेंट कर पा रहा है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ। मुझे तो रत्ती भर का दर्द भी नहीं हो रहा है। ये तो साक्षात माता रानी की लीला है। जय कारा शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। नरेश तुरंत माता रानी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता है और फिर वो मटके बनाकर बेचना शुरू करता है। उसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता है और एक अमीर आदमी उसे अपनी कंपनी में डिजाइनर मटके बनाने के लिए ऑफर देता है। ऐसे ही कड़ी मेहनत और परिश्रम करके नरेश सफलता की इमारत की ऊंचाई छूता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन वो तब भी माता रानी का परम भक्त रहता है और सदैव उन्हें पूजता रहता है। स्वर्णपुर कहकर एक गांव में गोपाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी रंभा और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। गोपाल गांव में एक जगह पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। उसके हाथ की बनी पानी पूरी का पूरा गांव दीवाना था और सभी उसे खाकर गोपाल की तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह वाह वाह, थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी, क्या लाजवाब पानी पूरी बनाते हो गोपाल भाई तुम तो। हम तो तुम्हारे बिग फैन हो गए हैं भाई। अरे वाकई माँ, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी लागत है। ई का खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हुई गवा। धन्यवाद, ये लीजिए और लीजिए। ये लो भाई, और थोड़ा सा तीखा पानी लो, चटपटा स्वाद आएगा खाने में। गोपाल अपनी पानी पूरी ठेले से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और सभी को उसकी ही पानी पूरी पसंद थी। गांव में बहुत ही कम ठेले थे। गोपाल तो अपनी शादी की सालगिरह पर बीवी रंभा के लिए एक सोने का हार भी बना लाता है। रंभा, सालगिरह मुबारक हो। ये लो, ये हार मैंने तुम्हारे लिए लिया है। जी, ये सोने का हार लाने की क्या जरूरत थी? ये कितना महंगा होगा। आप ये सब क्यों करते हो जी? दिन रात की मेहनत के पैसे यूं फिजूल के खर्चों में। हाँ, आज के दिन तो मत चिल्लाओ ना मुझ पर हिटलर की तरह। माना कि ये हार महंगा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से ज्यादा नहीं है। लो, इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आप भी ना मुन्ना के पापा। सालगिरह मुबारक हो आपको भी। आप ही पहनाइए अब। गोपाल रंभा के गले में वो सोने का हार पहनाता है और उसे उसकी पसंद की आलू जलेबी भी खिलाता है और इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी सालगिरह मनाते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है। गोपाल मुन्ना को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने भी भेजता है। लेकिन अचानक से एक दिन सरपंच के आदमी गोपाल की पानीपुरी ठेले पर आते हैं और गुस्से से डंडा दिखाकर उसे धमकाते हैं। ओए छचूंदर, तुझे इस गांव के कानून कायदा पता नहीं है क्या? ये सरेआम खुले मोहल्ले, गली, चौक, चौराहे या नुक्कड़ पर ठेला लगाकर फ्री फंड में अपनी जेब भरना सख्त मना है हमारे गांव में। कहीं और तुझे दिख रहे हैं क्या पानीपुरी के ठेले? अरे सरपंच जी की बात को टालेगा तो सजा तो मिलेगी। भाइयों, इसके इस ठेले को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे पेट का सवाल है, मेरी रोजी रोटी है ये ठेला। भगवान के लिए मेरे ठेले को मत तोड़िए, मुझे यहाँ पर पानी पूरी बेचने दीजिए। गांव वाले बड़े ही चाव से खाते हैं मेरी पानी पूरी। हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, तेरे ठेले का काम तो तमाम होकर ही रहेगा। सरपंच के आदमी गोपाल का पानी पूरी ठेला तोड़ फोड़ देते हैं और उससे मोटी रकम का फाइन भी लेते हैं। अब बेचारे गोपाल के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो बुरी तरह कंगाल हो जाता है। नहीं, ना जाने क्या करेंगे अब हम। रंभा, अब कुछ दिनों के लिए हमें मंदिर से जो भिखारियों के लिए खाना मिलता है उसे ही खाना होगा। मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मुन्ना के पापा, मैंने हमारी पड़ोसन मिथिला से बात की है। उसका पति जिस मिल में काम करता है ना, उसी में शायद कुछ और कर्मचारियों की जरूरत है।
हो सकता है कि आपको भी वहाँ नौकरी लग जाए। ठीक है रंभा। गोपाल को उस मिल में पड़ोसन मिथिला की पहचान से काम मिल जाता है। वो अब उस मिल में काम करने लगता है और वो अब फिर से पैसे कमाने लगता है। रंभा भी घर बैठकर अचार और पापड़ बनाती और उन्हीं को बेचती रहती, जिससे घर खर्च के थोड़े बहुत पैसे निकल जाते। पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे तोहफा दोगे ना? और माँ, आप मेरे लिए केक लाओगी ना? हाँ मुन्ना बेटा, तुम्हारे जन्मदिन को अब और 1 महीना बचा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इस साल का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ मुन्ना, तब तक तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अगले हफ्ते तेरी परीक्षा है ना? हाँ माँ। लेकिन एक दिन अचानक से मिल में गैस लीक होने के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बहुत से कर्मचारी घायल हो जाते हैं और 6 कर्मचारी मर जाते हैं। गोपाल बच जाता है और थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब ठीक हो जाने पर वो अपने लिए नई नौकरी तलाश करने निकलता है, लेकिन इस बार भी उसे नौकरी नहीं मिलती। एक शाम निराश होकर जब वो घर लौट रहा होता है, तभी उसे सड़क के किनारे पर एक खटारा टूटी हुई मोटर बाइक दिखती है। अरे, ये मोटर बाइक ये इतनी भी खराब स्थिति में नहीं है। मैं इसे ठीक करके इस्तेमाल कर सकता हूँ और हो सके तो इस पर सवार होकर पानी पूरी भी बेच सकता हूँ। ठेले को खड़ा करें तो गलत होगा, लेकिन मोटर बाइक के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। गोपाल उस खटारा मोटर बाइक को अपने घर ले जाता है और आंगन में रखकर उसे रिपेयर करने लगता है। तभी रंभा उससे कहती है, मुन्ना के पापा, आपने इसे ला तो दिया, लेकिन आप इसे रिपेयर कैसे करेंगे? आप मैकेनिक थोड़ी हैं। जानता हूँ रंभा, लेकिन मेरे पापा एक मैकेनिक थे। वो अक्सर मुझे अपने गैराज ले जाया करते थे, जहाँ पर वो काम किया करते थे, और मैं उन्हें देख देख कर थोड़ा बहुत सीख गया। गोपाल उस मोटर बाइक को रिपेयर कर देता है और फिर पानी पूरी बेचने लगता है। मोटर बाइक पानी पूरी वाला, मोटर बाइक पानी पूरी वाला, स्वादिष्ट, मजेदार और चटपटी पानी पूरी। ग्राहकों को गोपाल का यूं मोटर बाइक पर पानी पूरी बेचने का अंदाज काफी आकर्षित कर देता है और वो सभी उसके पास पानी पूरी खाने आते हैं। ला 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 ला, पानी पूरी, वो भी एक मोटर बाइक पर। बहुत ही बढ़िया तरीका है भाई। चलो चलो, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी बनाकर दे दो, वरना इतनी शानदार खुशबू सूंघ कर ही मैं फ्लैट हो जाऊंगा। अभी देता हूँ। गोपाल के मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल पर बहुत सारे लोग आकर पानी पूरी खाने लगते हैं और गोपाल की प्रशंसा भी करते हैं। ओए होए होए होए, कमाल की पानी पूरी है भाई। दिल्ली के गोलगप्पे से भी लाजवाब, बोले तो माइंड ब्लोइंग। मैं तो आपके इस अनोखे मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल का वीडियो भी बनाऊंगा। वो ग्राहक गोपाल के मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल का वीडियो बनाकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद गोपाल बहुत मशहूर हो जाता है और ट्रेंड करने लगता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अरे गोपाल काका, आप तो पूरे ऑनलाइन जगत पर राज कर रहे हो, वो भी नंबर 1 पर ट्रेंड करते हुए। हर जगह सिर्फ आप ही की पोस्ट हैं, आप ही के वीडियोस हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जय हो ऊपर वाले की। गोपाल फौरन जाकर मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाता है और हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो अपने बेटे मुन्ना का धूमधाम से जन्मदिन भी मनाता है। मुन्ना बेटा, ये देखो, पापा ने आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट लाए हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये शुक्रिया पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। ये और ये रहा मेरा मुन्ना के लिए एक बड़ा सा बर्थडे केक। गोपाल अपने परिवार संग अब खुशी से रहने लगता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो इतना फेमस हो जाता है कि सभी उसका नाम पानी पूरी किंग रख देते हैं और वो भी अपना YouTube चैनल बनाता है और अपने चैनल और मोटर बाइक स्टॉल दोनों का नाम पानी पूरी किंग रखता है। पानी पूरी किंग, तुम तो छा गए यार। तुम्हारी पानी पूरी खाना किसी बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने से कम नहीं रह गया है अभी। दिल से फैन हूँ भाई। मतलब तुम्हारी पानी पूरी जैसे ही मुंह में घुलती है, वैसे ही आत्मा एकदम अजब से गजब से लोग पहुंच जाती है। शुक्रिया मेरे भाई।
इसी तरह गोपाल को सभी स्नेह और प्यार देते ही रहते और दूर दूर से लोग उसके मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल पर आकर पानी पूरी खाते और उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बुरे और मुश्किल हालातों में भी कई बार कोई बेकाम की चीज हमारे बहुत काम आ सकती है, जैसे कि गोपाल की कहानी में मोटर बाइक आई।